गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 चैप्टर 1 सिविक्स। वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो टॉपिक है वो हम अभी भी इसी वीडियो में इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारा चैप्टर है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा ये टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ था बेटा, इसलिए हम इसी को आगे की वीडियो में इसमें कंटिन्यू करने जा रहे हैं। Similarly, the Constitution helps to protect us against certain decisions that we might take that could have an adverse effect on the larger principles that the country believe in. जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, किसी भी देश का संविधान हो, वो वहाँ के नागरिकों को उन डिसीजन से भी प्रोटेक्ट करता है जिन पर उनका एक गलत इफेक्ट पड़ सकता है। यानी कि गवर्नमेंट कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं ले सकती, जो गवर्नमेंट है वो कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं ले सकती जिसका एडवर्स इफेक्ट वहाँ के सिटीजन्स पर पड़े। और ऐसा करने से कौन रोकता है गवर्नमेंट को? ऐसा करने से अगर कोई रोकता है तो वो है संविधान। यानी कि गवर्नमेंट जो होगी, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी भी देश की गवर्नमेंट हो, वो काम कैसे करेगी? वो काम करेगी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि गवर्नमेंट अपनी मर्जी से काम नहीं करेगी कि जिसका जो मन करेगा वो कानून बना देगी गवर्नमेंट, या जैसा दिल करेगा वैसे कानून को लागू करवाएगी। नहीं, गवर्नमेंट काम करेगी जिस तरह की गाइडलाइंस उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड करवाई हैं, उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए उनके अकॉर्डिंग काम करेगी। बात समझ रहे? तो ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से क्या करता है? हमें एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है कि गवर्नमेंट भी अपनी बाउंडेशंस, अपनी लिमिटेशंस को क्रॉस नहीं कर सकती। गवर्नमेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके कानून नहीं बना सकती, अगेंस्ट जाके काम नहीं कर सकती। गवर्नमेंट भी बाउंड है कि वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम करेगी। जिस तरह से सिटीजन्स बाउंड है कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है, सेम उसी तरह से गवर्नमेंट भी बाउंड है कि उसे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो उसका दायरा, जो लिमिट तय की है, वो उसी लिमिट के अकॉर्डिंग, अपने उसी सर्किल, अपने उसी बाउंड्री के अकॉर्डिंग काम करेगी। उसको क्रॉस नहीं कर सकती गवर्नमेंट। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो वहाँ के नागरिकों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ पॉसिबल दैट मैनी पीपल हु लिव इन अ डेमोक्रेसी माइट कम टू स्ट्रांगली फील दैट पार्टी पॉलिटिक्स हैज़ बिकम सो acrimonious that we need a strong dictator to set these rights. Swept by this emotion, they may not realize that in the long run dictatorial rule goes against all their interests को। मिसाल के तौर पर जो लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं उनका ये मानना होता है कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई डिक्टेटर डिसीजन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब है रूल बाय द पीपल। तो रूल बाय द पीपल यानी कि जो गवर्नमेंट होगी वो काम करेगी लोगों के अकॉर्डिंग, वो डिक्टेटरशिप नहीं बन सकती। क्योंकि डिक्टेटरशिप में क्या होता है? डिक्टेटरशिप में होता है रूल बाय वन पर्सन, रूल बाय अ सिंगल अथॉरिटी, रूल बाय अ ग्रुप। यानी कि कोई एक ग्रुप होता है, कोई एक इंसान होता है, कोई एक पर्सनालिटी, कोई एक अथॉरिटी होती है जिसके हाथ में हुकूमत होती है। ये होता है डिक्टेटरशिप में। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी में होता है रूल बाय द पीपल, यानी कि लोग हुकूमत करते हैं, लोग रूल करते हैं। हालांकि डिक्टेटरशिप लोग पहले क्या थी, ज़्यादातर जगहों पर पहले डिक्टेटरशिप थी। तो लोगों ने डिक्टेटरशिप का ये देखा कि डिक्टेटरशिप एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें लोगों के बारे में, जनहित के बारे में नहीं सोचा जाता है, जिसमें तमाम डिसीजन लेने का अधिकार गवर्नमेंट के पास होता है, किसी सिंगल इंसान के पास होता है। सबने यही डिसाइड किया कि ये जो गवर्नमेंट है, यानी कि डिक्टेटरशिप जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो अच्छी गवर्नमेंट नहीं है। बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है? बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कौन सी बेटा? डेमोक्रेसी। क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या है? डेमोक्रेसी में जो पावर होती है वो लोगों के पास होती है, और गवर्नमेंट भी जो काम करती है वो लोगों के लिए करेगी। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि जो गवर्नमेंट होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम करती है। कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट अगर गवर्नमेंट जाकर काम करेगी तो कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ का भी प्रावधान होता है कि अगर गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करती है, संविधान को फॉलो नहीं करती, तो गवर्नमेंट को भी आप हटा सकते हैं। ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता चल गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए, ये किसी भी कंट्री के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है।
A good constitution does not allow these whims to change its basic structure. It does not allow for easy overthrow of provisions that guarantee right of citizens and protect their freedom. एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जिसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको चेंज नहीं कर सकते, जो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करने की परमिशन नहीं देता, बल्कि चेंज हो सकता है कैसे, उसमें कुछ जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, उसमें कुछ नई रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है आप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत के नागरिकों को कुछ उनके अधिकार देता है, यानी फंडामेंटल राइट प्रोवाइड कराता है और उन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की गारंटी भी देता है। और जो सुप्रीम कोर्ट है उसको हम हिंदुस्तान में फंडामेंटल राइट के क्या कहते हैं, गार्जियन कहते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इज नोन एज द गार्जियन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट। और अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वो या किसी के फंडामेंटल राइट का शोषण होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो हमारा जो संविधान है वो सिर्फ हमें क्या है, जो हमारे फंडामेंटल राइट है वो प्रोवाइड ही नहीं करता, बल्कि हमें उनको किस तरह से प्रोटेक्शन देनी है वो भी हमें प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हमें वो फ्रीडम भी प्रोवाइड करता है, हमें प्रोटेक्शन भी देता है। तो अब बेसिक स्ट्रक्चर जैसे कि क्या है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए हैं, तो चेंज हम कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, नए कानून बना सकते हैं, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो सकता। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर से मुराद ये, कल हम ये कहते हैं भैया जो कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट दिए हिंदुस्तान के नागरिकों को, उनसे उनके फंडामेंटल राइट छीन लिए जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है। फ्रॉम द अबव डिसीजन यू विल अंडरस्टैंड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तमाम अब तक हमने 3 वीडियोज़, ये हमारी तीसरी वीडियो है, तीनों वीडियो में हमने अब तक जो भी डिस्कशन किया उससे ये बात क्लियर हो जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। और किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन की कितनी इम्पोर्टेंस है। बिना कॉन्स्टिट्यूशन के हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग काम कर सकता है, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब होता है रूल बाय द पीपल। और रूल बाय द पीपल क्या है, रूल बाय द पीपल ये उसी वक्त पॉसिबल हो सकता है कि जब हम एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो ना ही तो वहाँ के लोग ठीक से काम कर सकते हैं उस देश के, और ना ही वहाँ की गवर्नमेंट काम कर सकती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो गवर्नमेंट पर भी लिमिट लगाता है, कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो लोगों को भी राइट्स और ड्यूटीज़ उनकी प्रोवाइड करता है, और लोग उन ड्यूटीज़ को, उन राइट्स को फॉलो, ड्यूटीज़ को भी फॉलो करते हैं और अपने राइट्स को भी यूज़ करते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाने की कोशिश भी नहीं करते। क्यों नहीं, इसलिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में सज़ा का प्रावधान भी है, पनिशमेंट का प्रावधान भी है कि अगर कोई भी सिटीज़न या कोई भी लीडर, कोई भी बंदा हो, अगर वो उस देश से बिलोंग करता है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जाएगा, अगर वो संविधान का उल्लंघन करेगा, तो उसको संविधान में पनिशमेंट का भी प्रावधान रखा गया है कि उसको पनिशमेंट दी जाएगी। और कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई नहीं है। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो भारत का संविधान सबसे ऊपर है। हर जाति, हर धर्म, सबसे पहले हमारा संविधान है, और हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम हमारे संविधान को फॉलो करें। तो संविधान सबसे ऊपर आता है, जाति धर्मों से सबसे ऊपर क्या है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन ही वो है जो हमें तमाम चीज़ों की प्रोटेक्शन भी देता है। कॉन्स्टिट्यूशन ही ये, कॉन्स्टिट्यूशन ने अगर हमें फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किए हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये भी बताया है कि अगर कोई भी अपनी पावर का मिसयूज़ करके किसी दूसरे का फंडामेंटल राइट वायलेट करता है, तो किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन उस फंडामेंटल राइट के वायलेशन को रोक सकता है। समझ में आ रहा है? तो कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंस मेरे ख्याल से अब आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि किसी भी देश में कॉन्स्टिट्यूशन की क्या इम्पोर्टेंस होती है, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है किसी भी देश को चलाने के लिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की की फीचर्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। भारत के संविधान के की फीचर्स क्या हैं? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स, यानी कि हमारे संविधान के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स क्या हैं? बाय द बिगनिंग ऑफ द 20th century, the Indian national movement had been active in the struggle for independence from the British rule for several decades. देखो 20th century में कि जब शुरुआत हुई तो इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये जो आंदोलन था, काफ़ी एक्टिव था। क्यों? क्योंकि हम क्या चाहते थे? हम आज़ादी चाहते थे। किससे आज़ादी चाहते थे? अंग्रेज़ों से चाहते थे। और ये जो स्ट्रगल है वो एक लंबे समय तक चली है। ऐसा नहीं हुआ है कि ये स्ट्रगल 1 या 2 दिन की स्ट्रगल थी, बल्कि एक लंबे समय तक ये स्ट्रगल चली है। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनलिस्ट हैड डिवोटेड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू इमेजिनिंग एंड प्लानिंग व्हाट अ फ्री इंडिया वुड बी लाइक। यानी कि स्ट्रगल के दौरान, आंदोलन के दौरान, नेशनल कौमी जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था उसके दौरान जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने कम्प्लीटली अपने आप को डिवोट कर दिया था। किस लिए डिवोट कर दिया था? इन ऑर्डर टू गेट द फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल से खुद को, भारत को आज़ाद कराने के लिए। और इसके लिए वो प्लानिंग्स कर रहे थे और नई नई तरकीबें सोच रहे थे कि किस तरह से हम हमारे देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराएं। अंडर द ब्रिटिश दे हैड बीन फोर्स्ड टू ओबे रूल्स दैट दे हैड वेरी लिटिल रोल इन मेकिंग। क्यों? क्योंकि जब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी तब जो हिंदुस्तान के लोग थे उनको मजबूर किया जाता था उन कानूनों को मानने के लिए जिन कानूनों के बनाने में उनका बहुत कम, बिल्कुल ना के बराबर रोल होता था। द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ अथॉरिटेरियन रूल अंडर द कॉलोनियल स्टेट कन्विंस्ड इंडियन दैट फ्री इंडिया शुड बी a democracy in which everyone should be treated equally and to be allowed to participate in government। एक लंबे अथॉरिटेरियन रूल के अनुभव के बाद, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में हुकूमत की और उन्होंने जो हिंदुस्तान में हुकूमत की उसको कहा गया है अथॉरिटेरियन रूल, यानी कि एक तरह से डिक्टेटर की तरह वो काम कर रहे थे। तो हिंदुस्तान के लोगों ने सोचा कि हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराना, इस कॉलोनियल रूल से आज़ाद कराना बहुत ज़रूरी है। और जब तक कि हिंदुस्तान कॉलोनियल रूल से, अंग्रेज़ों से आज़ाद नहीं होगा, कॉलोनियल रूल यानी कि अंग्रेज़ों की हुकूमत जिसमें अंग्रेज़ों ने देश को छोटी छोटी कॉलोनीज़ में डिवाइड कर दिया था। तो ये डिसाइड किया इन लोगों ने कि जब तक कि देश इनसे आज़ाद नहीं होगा तब तक कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी कायम नहीं हो सकती। और डेमोक्रेसी जब कायम होगी तभी हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम लोगों को बराबर ट्रीट किया जाएगा, सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और तभी क्या होगा कि तभी तमाम लोगों को ये अधिकार होगा कि वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में पार्टिसिपेट भी कर सके। और अगर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश नहीं हुई तो ये पॉसिबल नहीं है। और डेमोक्रेसी कब इस्टेब्लिश होगी? जब हम अंग्रेज़ों से ख़ुद को आज़ाद करा पाएंगे। व्हाट रिमेन टू बी डन देन वाज टू वर्क आउट the ways in which a democratic government would be set up in India and the rules that would determine its functioning। अब क्या हुआ? इन लोगों ने एक स्ट्रगल की, उसके बाद में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हिंदुस्तान में आज़ाद किया और फिर उसके बाद डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पर काम करना शुरू किया। लेकिन ये आज़ादी होने के बाद हुआ, ऐसा नहीं था कि एक दिन इन्होंने सोचा दूसरे दिन आज़ादी हासिल हो गई हो। This was done not by one person, by a one group or around 300 people who come members of the Constituent Assembly। और ऐसा जैसे मैंने आपसे कहा ये किसी एक इंसान ने नहीं किया कि भैया एक इंसान ने संविधान बना दिया, नहीं, बल्कि एक क्या था, एक ग्रुप था जिसमें लगभग 300 लोग शामिल थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई 1946 में। और उसके बाद ये लोग आपस में पीरियडिकली यानी कि वक्त ब वक्त एक दूसरे से मिलते रहते थे। लगभग 3 साल तक भारत का संविधान लिखा गया। कितने? 3 साल, यानी कि 3 साल में हिंदुस्तान का संविधान लिखकर तैयार हुआ है। और उसके बाद फिर इसको 3 साल में जब ये लिखकर तैयार हो गया उसके बाद फिर इसको क्या किया, इसको लोगों पर यानी कि देश पर लागू कराया गया। ठीक है, इसी टॉपिक को कल की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।